का जो यहाँ पे छूट गया था हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप दर्शाया था। जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हो तो उनके अध्यारोपण को फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना हमारा प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। जल पर फैले मिट्टी के तेल को सूर्य के प्रकाश में कभी चमकना ये हमारा व्यतिकरण कहलाता है। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना ये हमारा व्यतिकरण कहलाता है। और गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों की रंगीन दिखाई पड़ना ये हमारा क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी का मतलब जिसमें माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरफ क्या रहे, दोनों तरंगें समान कला में मिलती है। समान कला में मिलती है भाई, वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण क्या कहता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिएगा माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हो, कहाँ विपरीत कला में, तो उसको विनाशी कहेंगे। वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है, इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिन में पानी पर साबुन की फिल्म सुंदर रंग दिखाई देती है। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण क्या होता है, तो दिन में जो होता है पानी पर साबुन की जो फिल्म होती है वो सुंदर रंग दिखाती है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। देखिएगा ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो है संबंधित घटना ध्रुवण ही कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि, ये सब क्या करते हैं, तो ये अध्रुवित हो जाता है क्योंकि ये फैल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ध्रुवण के उदाहरण में होलोग्राफी आप लोगों ने देखा होगा नया बुक में, होलोग्राफी जो एक साइड में ही दिखेगा, दूसरे साइड में नहीं दिखेगा, दूसरा साइड में दूसरा दिखेगा, तो क्या होता है, ध्रुवण ही ना होता है। तो वाहनों में पोलराइट कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं हेडलाइट का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, वाहन का जो फोकस होता है एक सीधा गमन करता है, जिसके कारण चालक को चकाचौंध से बचाया जा सकता है। यह भी ध्रुवण का ही घटना होता है। त्रिविमीय बल चित्र 31 ध्रुवण की घटना पर आधारित है। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश की तरंगों में होती है क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, जबकि ध्वनि क्या होता है, ये घटना ध्रुवण नहीं होती है क्योंकि यह अनुदैर्ध्य होता है। प्रकाश तरंगों का आकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। लेजर क्या होता है, तो लेजर का फुल फॉर्म हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट जो है संक्षिप्त रूप ही लेजर कहलाता है, जिसका अर्थ होता है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्तन, अर्थात प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ही ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर तरंगों की आवृत्ति जो होती है समान होती है तथा इसकी विभिन्न तरंगों की कला भी स्थिर होती है। इसके मूलभूत सिद्धांत की चर्चा सर्वप्रथम 1917 में आइंस्टीन ने ही किया था। तो आइंस्टीन ने क्या किया था, ये लेजर के क्या किया था, तो किया था, इसके सिद्धांत दिए थे। परंतु वास्तव में लेजर की खोज अगर देखा जाए तो 1960 में अमेरिका के हेजेज अनुसंधान प्रयोगशाला में थे थियोडर एच मेनन। ये थियोडर एच मेनन जो थे लेजर के क्या किए थे, 1960 में खोज किए थे। ये अमेरिका के हेजेज अनुसंधान प्रयोगशाला में ये काम करते थे, थियोडर एच मेनन। इन्होंने लेजर का क्या किया था, खोज किया था 1960 में। वैसे देखा जाए तो मूलभूत सिद्धांत की चर्चा में सर्वप्रथम 1917 में आइंस्टीन ने दिया था। यह लेजर सक्रिय माध्यम के रूप में सिंथेटिक रूबी का उपयोग करता है और 694.3 nm की तरंगदैर्ध्य के साथ प्रकाश की गहरी लाल किरण उत्सर्जित कर देता है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के लेजर विभिन्न प्रकार के धात्विक पदार्थों से निर्मित होने लगे हैं, ठीक ना। मानव नेत्र देखते हैं ह्यूमनाइज, तो आँख जो होता है बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक। ऊपर से जो हम लोग चमड़ा रहता है वही दृढ़ पटल है, क्या रहता है, झिल्ली है जिसको ढका रहता है। दृढ़ पटल के सामने वाला जो होता है भाग जो है कुछ उभरा हुआ आता रहता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो दृढ़ पटल के जो सामने वाला भाग रहता है मैंने अंदर, जिसे हम लोग को मतलब जो बाहर जो रहता है सबसे बाहर वो कॉर्निया होता है, काला कलर का। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान दिया जाता है, बीच का जो काला वाला होता है वही होता है कॉर्निया। तो क्या होता है, दृष्ट पटल के जस्ट सामने होता है दृष्ट पटल, जो जिसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल जिसको बोला जाता है।
उसके जस्ट सामने कॉर्निया होता है। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान दिया जाता है। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। आँख में प्रकाश जो जाता है वो कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आँख में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। आँख कॉर्निया के जस्ट पीछे एक रंगीन तरह का क्या होता है? अपारदर्शी माने आँख पर नहीं जाने वाला झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आँख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। आँख का रंग कैसा रहेगा, ये आइरिस का रंग ही बताता है कि आँख का रंग कैसा है, ठीक ना। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, इसे आँख की पुतली का नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीच में क्या रहता है? एक छेद होता है, इसे आँख की पुतली पुपिल का नेत्र या तारा कहते हैं। इसे आइरिस का कार्य क्या है? आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस का कार्य होता है आँखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। आँखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। हाँ, ठीक है ना। और कॉर्निया का क्या काम होता है? तो आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। प्रकाश जो होता है वो कॉर्निया से होकर प्रवेश करेगा, ठीक ना। और जो है आइरिस पे जाके वो क्या करेगा? तो आइरिस का कार्य है आँख में जाने वाले जो प्रकाश है उसको कम बेस करना, नियंत्रित करना, ठीक ना। आइरिस का काम होता है। और आइरिस का जो है यही हमारा क्या करता है? आँख की पुतली जो है आइरिस का जो है कलर बताता है आँख का कार्य कैसा, आँख का कलर कैसा है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस उत्तल होता है। पुतली के पीछे हमारा क्या होता है? पुतली होता है, आँख की पुतली जिसको पुपिल बोलते हैं, ठीक ना। जो आइरिस के बीच में एक छेद होता है उसी को पुतली बोलते हैं। तो पुतली के पीछे एक नेत्र लेंस होता है, उत्तल होता है। यह लेंस कई परतों का बना होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है हम लोग का, उस कई लेंस का परतों का बना होता है, जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। कई मतलब परत के परत रहता है, उसमें कई परत रहता है, जिसमें क्या होता है? अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाता है। तथा माध्यम जो है, माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 हो जाता है। माध्य क्या हो जाता है? तो अपवर्तनांक इसका लगभग 1.44 होता है। ध्यान रखिएगा कि हमारा लेंस जो है, आँख का लेंस, इसका जो है अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.44 होता है। क्या होता है? 1.44 होता है ना। आगे देखिएगा, आँख के अंदर भरे जलीय द्रव्य जिसको कचाप द्रव्य बोला जाता है, इसका अपवर्तनांक 1.336 हो जाता है, मतलब ये कम है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं, कोरवाइड। यह प्रकाश के शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोक देती है। ये प्रकाश को जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को ये रोक देती है, आंतरिक परिवर्तन को क्या करती है? रोक देती है, ठीक ना। ये प्रकाश को क्या कर लेती है? शोषित कर लेती है, ठीक ना। दृढ़ पटल के जस्ट नीचे होता है काला रंग का। काला रंग क्या होता है? सोखने का कार्य करता है प्रकाश को। तो रक्त पटल के नीचे आँख के सबसे भीतर एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। देखिए, रक्त पटल के नीचे होता है आँख के सबसे भीतर में देखा जाए अंदर तो अपारदर्शी झिल्ली जिसको रेटिना बोलते हैं। यही पर क्या होता है? प्रकाश सिराओं की एक फिल्म बनती है। यही सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप में रंग और आकार का ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। रेटिना हमारा पर्दा का काम करता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। वास्तविक तो बनेगा ही, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, ठीक ना। वास्तविक मतलब राइट साइड राइट, लेफ्ट साइड लेफ्ट, उल्टा बनेगा बस उल्टा बनेगा, ठीक। अंध बिंदु देखिए, ब्लाइंड स्पॉट, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंध बिंदु क्या कहलाता है? कि जिस स्थान पर प्रकाश का जो सिरा है रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस स्थान को ही अंध बिंदु कहा जाता है। पित्त बिंदु, पित्त बिंदु क्या होता है? येलो पॉइंट। तो देखिए, रेटिना के बीचों बीच, रेटिना के जस्ट बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पित्त बिंदु कहते हैं। तो एक अंध बिंदु होता है, वो भी रेटिना पे होता है, ठीक ना। रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, वो हमारा हो जाता है अंध बिंदु। और वहाँ पे क्या होता है? तो प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक होता है पित्त बिंदु, वहाँ पे बीचों बीच में होता है, रेटिना के बीचों बीच में, और यहाँ का होता है तो प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पित्त बिंदु कहते हैं। रंग दृष्टि कलर विजन क्या होता है? तो रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिका होती है, एक शंकु होता है, एक क्षण होता है। शंकु कोशिका से रंग का, एक क्षण कोशिका के प्रकाश की तीव्रता को आभास होता है। शंकु जो होता है, शंकु वो कोशिका जो होता है, शंकु कोशिका ये रंग को बताता है, और क्षण कोशिका जो होता है ये तीव्रता का आभास कराता है, तीव्रता का आभास। तो शंकु कोशिका रंग, शंकु रंगु, शंकु रंगु, शंकु कोशिका रंग का, और क्षण कोशिका तीव्रता का आभास करता है। निकट बिंदु नियर पॉइंट क्या होता है? तो वह निकटतम बिंदु जिसे आँख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, आँख का निकटतम बिंदु कहलाता है। आँख से निकट बिंदु की दूरी, स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर हो जाता है। 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आँख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। कितना? 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाला। जब आँख में धुल जाती है ना तो उसका नेत्र श्लेष्मता क्या होता है? अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है, कंजक्टिवा हो जाता है।
दृष्टि दोष और उनका परिमाण देखिएगा। एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर स्थित वस्तु को अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है, यानी वस्तु को देख सकता है, ठीक ना। एक सामान्य मनुष्य क्या कर सकता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक मतलब अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है, यानी वस्तु को देख सकता है। लेकिन अगर उम्र बढ़ने लग जाए, कोई अन्य कारण हो जाए, तो आँख की एक क्षमता समाप्त हो जाती है। इसका कारण आँख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होती है। इससे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, जो निम्न है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण एक, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होती है, लेंस की जो है गोलाई बढ़ जाएगी, मोटा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी घट जाएगी, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। फोकस दूरी कम हो जाएगा, मतलब निकट का उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। इसका कारण है फोकस दूरी घट जाने का मतलब लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के जस्ट आगे बन जाता है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। रोग का निवारण देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। दूर दृष्टि दोष से इसका उल्टा होता है, हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ेगी, लेकिन निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ेगी। कारण क्या है, तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है। इसमें दूर वाला में क्या होता है, कम हो जाता है, और निकट वाला में मोटाई हो जाता है, ठीक ना। लेंस की गोलाई क्या होती है, मोटा कम ज़्यादा हो जाता है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। इसमें फोकस दूरी बढ़ जाएगी, दूर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगेगा जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो रोग का निवारण कैसे किया जाएगा, तो इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। जरा दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, प्रेस बायोपिया, मतलब वृद्धावस्था के कारण बूढ़ा होने पे आँख की जो सामंजस्य क्षमता होती है वो घट जाती है और समाप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति न तो दूर की वस्तु देख पाएगा, न ही निकट की वस्तु देख पाएगा। इसका रोग का निवारण कैसे किया जाएगा, तो इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, मतलब उभयावतल लेंस का या फिर बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। इसके लिए तो जरा दृष्टि दोष के लिए, जिसमें दोनों रहता है, बाई मतलब दो फोकस लेंस, द्विफोकल लेंस है ना, द्विफोकसी। दृष्टि वैषम्य में या फिर अभिन्दुकता क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें नेत्र जो होता है क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, तथा या फिर उसके उल्टा ऊर्ध्व दिशा में ठीक से देख पाएगा या फिर क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाएगा। यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति केवल एक ही दिशा में, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्व दिशा में देख पाता है। इसका कारण यह है कि कॉर्निया की सतह गोलाकार नहीं रहती, बल्कि एक दिशा में उसकी त्रिज्या अधिक हो जाती है तथा दूसरी में कम हो जाती है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस किस लिए लिया जाता है, क्षैतिज और ऊर्ध्व में कोई दिक्कत हो जाए उसलिए बेलनाकार लेंस लिया जाएगा, क्योंकि बेलनाकार कैसा रहता है, गोल होता है, बेलन जैसा। टोनोमीटर क्या होता है, देखिए टोनोमीटर का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमा रोग के इलाज में के दौरान भी किया जाता है टोनोमीटर। ये टोनोमीटर है क्या, तो देखिएगा टोनोमीटर का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए, कितना आँख के दबाव है उसको ग्लूकोमा रोग के इलाज के दौरान भी किया जाता है टोनोमीटर, ठीक ना। आंखों के अंदर कितना दबाव है उसको मापने के लिए किया जाता है टोनोमीटर। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी देखिएगा, यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। यह कम फोकस दूरी का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर क्या होता है, निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है ना, उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। जकारियन जॉनसन ने सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। किसने, जकारियन जॉनसन ने। सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जकारियन जॉनसन। सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जकारियन जॉनसन ने। सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, सरल सूक्ष्मदर्शी जकारियस जॉनसन। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m=1+d/f, जहाँ d हमारा 25 सेंटीमीटर है, कम से कम दूरी, और f हमारे लेंस की फोकस दूरी होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिएगा इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है, यहाँ पे एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगा रहेगा, और जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, और जो आँख के समीप होगा उसे अभिनेत्र लेंस कहेंगे, ठीक ना। अभिदृश्यक लेंस द्वारा मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है, मतलब जो आँख के पास होता है उसका बड़ा होता है, और उधर वाला जो होता है अभिदृश्यक लेंस वाला वो छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है, उसकी आवर्तन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। खगोलीय दूरदर्शी देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका निर्माण केपलर द्वारा 1911 में किया गया था। खगोलीय जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का निर्माण केपलर के द्वारा 1911 में किया गया था, ठीक ना। इसके द्वारा, केपलर के द्वारा। गैलीलियो मत मार दीजिएगा, किसको मारिएगा, केपलर मारिएगा। गैलीलियो 1909 में किया था, जो है गैलीलियो टेलीस्कोप का अपना उसका था। और खगोलीय दूरदर्शी अगर बोला जाए तो वो केपलर का बोला जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी केपलर द्वारा 1911 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। खगोलीय वाला हो जाएगा केपलर,
खगोलीय वाला क्या हो जाएगा, केपलर 1911 हो जाएगा, गैलीलियो वाला 1909 में हो जाएगा, यहाँ पे दिया है। तो देखिए एक खगोलीय दूरदर्शी जो होता है केपलर 1911 में किया था, और इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, इसमें भी 2 उत्तल लेंस लगे रहते हैं, एक अभिदृश्यिक लेंस, एक फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की अधिक होती है। इसमें क्या होती है, नेत्रिका लेंस फोकस दूरी से अधिक होती है। इसमें प्रतिबिंब, इसमें जो अभिदृश्यिक लेंस मतलब देखने वाला लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और बड़ा बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है, देखिएगा पार्थिव दूरदर्शी में 3 उत्तल लेंस होते हैं। पार्थिव में कब होते हैं, पार्थिव में 3 होते हैं। इसमें प्रतिबिंब पर काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है पार्थिव दूरदर्शी में, ठीक ना। गैलीलियो दूरदर्शी क्या होता है, इसका निर्माण गैलीलियो ने 1609 में किया था। इसमें अभिदृश्य के रूप में बड़े फोकसांतर तथा बड़ा घेरा का उत्तल लेंस तथा नेत्रिका के रूप में छोटे फोकसांतर एवं छोटे घेरा का उत्तल लेंस लगा होता है। नेत्रिका के पास छोटा छोटा रहेगा और फोकस करने वाला में बड़ा बड़ा लगा रहेगा। यही हमारा गैलीलियो दूरदर्शी का आता है। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, बड़ा और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक तो बनेगा ही बनेगा, बड़ा और उल्टा बनता है। वास्तविक किसी में बन रहा है, वास्तविक किसी में नहीं बन रहा है, ध्यान रखिएगा। बड़ा और उल्टा बनता है, ठीक ना। गैलीलियो दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी हमारा सीधा बड़ा बन रहा था और उल्टा नहीं बन रहा था। पार्थिव में बड़ा बन रहा था, 3 गो उत्तल लेंस था। इनमें खगोलीय दूरदर्शी में 2 गो था, ठीक ना, और इसमें 2 गो था, संयुक्त दूरदर्शी में 2 गो था। कोई वस्तु हमारी आँख पर जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर ही वस्तु का आभासीय आकार बनाया जाता है। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या किया जाता है, दर्शन कोण को मान को बढ़ा के चाहे घटा के वस्तु का आभासीय आकार बढ़ाया जाता है। स्थिर विद्युत देखिए क्या है, स्थिर विद्युत पदार्थों के परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित हो जाती है ना, उसी हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। आप रगड़िए किसी पदार्थ को, देखिए उस पर आवेश आ जाएगा। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन देखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों का धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है ना। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान प्रकार के, अर्थात धन धन या फिर ऋण ऋण, ये हमारे हो जाएंगे समान प्रकार के। तो देखिए आवेश ये सब परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, समान वाला, और विपरीत वाला आकर्षित करते हैं। सब बचपन से हम लोग जानते हैं। वस्तुओं का आवेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तभी जाके क्या होता है, आवेशन, उसका आवेशन होता है। देखिएगा आवेश मतलब उस पर चढ़ जाना, वस्तु का आवेशन मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाना, चढ़ जाना। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जब 2 वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है ना, तो उनमें से एक वस्तु के परिणामों को बाहरी कक्षा में भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में परमाणुओं में चले जाते हैं। इसमें पहली वस्तु के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरी वस्तु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। अतः पहली वस्तु धन आवेशित एवं दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न किया जाए ना, तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। जैसे कांच को अगर कागज़ के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश और कागज़ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। कागज़ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ऋण आवेश मतलब माइनस, जो कि उस पर वो चढ़ गया। धन आवेश मतलब उसमें से निकल गया, कांच से निकल के किस पर आ गया, कागज़ पर आ गया। रुआ से फेलानोल में आ जाए, फेलानोल से चमड़ा में, चमड़ा से मोम में, कांच में कागज़, कागज़ से रेशम, रेशम से मानव का शरीर, लकड़ी से धातु, धातु रबर से रेजिन। ये सब ध्यान रखिएगा। आवेश का मात्रा कूलम होता है, जो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेशों का तुल्य होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.61 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व देखिएगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है। पृष्ठ घनत्व जो होता है सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। सबसे ज़्यादा चांदी में, चांदी सबसे अच्छा चालक है, दूसरा स्थान तांबा का ही है। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। यह तांबा का बना होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? यही बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने क्या किया था, 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया था, और इन्होंने त्वरित चलन का ही आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अचालक क्या होता है? अचालक मतलब नॉन कंडक्टर्स, तो जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाह ही नहीं हो जाता है उसे अचालक कहता है, जिसमें नहीं हो, जैसे लकड़ी, रबर, कागज आदि। कूलॉम का नियम क्या कहता है? तो 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो भी है, उन दोनों के आवेशों की मात्रा जो होता है, मात्रा उसके गुणनफल का, मात्रा में गुणनफल कर दीजिए, उसके उल्टा मतलब अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के बल के अनुविपरीत क्रमानुपाती होता है। मतलब उनके मात्राओं के गुणनफल के बराबर और उनके बीच के दूरी के उल्टा होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदेश कार्य करता है।
विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिद्धांततः यह क्षेत्र अत्यंत दूरी तक फैला हुआ होना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश और क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम होता है, या सदिश राशि ही होता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र देखिएगा किसी खोखले चालक के अंदर, कोई खोखला चालक है, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। देखिए अब अगर आप हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, अगर आप तड़ित मतलब उस पर बिजली गिर गया तो आपको विद्युत नहीं लगेगा, क्योंकि वो खोखला है। चाहे आप किसी भी बस के अंदर हैं, आप बस के ऊपर गिर गया कोई भी मतलब कि तड़ित चालक जो मतलब कि बिजली, तो क्या होगा? बस के अंदर वाला को लाइट मारेगा? नहीं मारेगा। यदि ऐसे चालक की आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षण का कार्य करता है। विद्युत परिरक्षण का क्या करता है? कार्य करता है। वही बात है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। बता दिया ना। त्वरित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी धनात्मक आवेश का अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश का मान के अनुपात का उस विद्युत बिंदु के विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम, यह एक अदिश राशि होता है। विभव क्या होता है? विद्युत विभव हमारा जो होता है अदिश राशि होता है। विद्युत विभव हमारा अदिश होता है। विद्युत विभव क्या होता है? अदिश होता है। ध्यान रखिएगा। यदि एक कूलम धनात्मक आवेश का अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के 1 जूल कार्य करता है तो बिंदु का विभव क्या होता है? 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। ध्यान रखिएगा। विद्युत विभव हमारा क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है और अदिश राशि होता है। क्या होता है? विभव हमारा अदिश राशि होता है। विद्युत विभव अदिश राशि होता है। किसी खोखले चालक के भीतरी भाग का विभव, जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता, लेकिन चालक के खोखले भाग का विभव शून्य नहीं होता। वास्तव में इस भाग के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है और चालक के विभव के बराबर होता है। विभवांतर देखिएगा। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। यह भी एक अदिश राशि ही होता है। विभव जिसमें लग गया वो सारा अदिश हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी क्या होता है? अदिश होता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हमारे दिया गया कार्य W बटा आवेश Q हो जाता है। तो हमारा V बराबर W बाई Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर W बाई Q हो जाएगा। V बराबर विभवांतर हो जाएगा, W बराबर कार्य बट्टा कूलम आवेश हमारा Q। विद्युत धारिता देखिएगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी तो किसी चालक की धारिता चालक के दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव के होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। जो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। किसी चालक की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है: चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर या फिर चालक के चारों ओर के माध्यम एवं आसपास के अन्य चालकों की उपस्थिति पर। तो जो चालक होता है, किसी चालक की जो धारिता होती है निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बात पे? चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, उसके चालक का जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करेगा। चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करेगा, उसके चारों ओर कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करेगा, और आसपास के अन्य चालकों पर भी उपस्थिति पर निर्भर करेगा। आसपास के अन्य जो चालक है उसकी उपस्थिति पर निर्भर करेगा। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है। गोलाकार चालक जो है ना, उसका त्रिज्या बढ़ाया जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर। देखिएगा किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो किसी चालक पर आवेश का परिमाण परस्पर निकट अंतर के दोनों के चालकों के बीच विभव में अंतर हो जाता है। मतलब संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। संधारित्र की धारिता प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल एक अनुक्रमानुपाती होता है ना। कैपेसिटर आपको पता ही होगा। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी d के बीच अनुपाती होती है। सी हमारा समानुपाती 1/d, मतलब बीच अनुपाती हो गया 1/d उल्टा। तो संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर भी निर्भर करती है। यह माध्यम के परावैद्युतिक अनुक्रमानुपातिक होती है। सी अनुक्रमानुपातिक के हो जाएगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी भी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक होता है। संधारित्रों का समूहन अर्थात संधारित्रों का समूहन दो प्रकार की किया जाता है। प्रथम है श्रेणी क्रम में समूहन। हम लोगों ने बचपन में पढ़े हैं। इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा से दूसरा संधारित्र को पहले सिरे से दूसरे सिरे को, संधारित्र का दूसरा सिरा से तीसरे को पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ऐसे करके सभी को एक लाइन से जोड़ा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना। और इसको हम लोग को निकाला जाता है तो 1/c करके ऐसे करके निकाला जाता है। 1/c1 1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये सब हमारा देखा जाता है। श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है? धारा समान होता है लेकिन वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, बढ़ जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले वाला में ज़्यादा, दूसरा वाला में उससे कम, उससे कम। समानांतर में क्या होता है? लेकिन समानांतर में बराबर होता है। इस प्रकार के समूह में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। जैसे में C = C1 + C2 + C3 डायरेक्ट जोड़ देना है। यहाँ पे हम लोग जो
श्रेणी क्रम वाला देख रहे थे, श्रेणी क्रम वाला में बट्टा में करना रहता है 1/c 1/c ऐसे करके, लेकिन जो समानांतर वाला होता है ना, समानांतर वाला में हम लोग सीधा जोड़ देते हैं, C1 C2 C3 कर देते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उल्टा मत हो जाइएगा। श्रेणी क्रम में 1 बाई लगा के जो कही आता है 1/c 1/c ऐसे करके, समानांतर में डायरेक्ट जो रहता है C1 C2 C3। समांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि वोल्टता समान होती है। वोल्टता क्या होती है? वोल्टता समान होती है। विद्युत सेल देखिएगा, इलेक्ट्रिक सेल। तो विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों के रासायनिक क्षेत्र ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। द्वितीयक सेल क्या कहलाता है? वोल्टीय सेल या फिर लेक्लांसे सेल या फिर डेनियल सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल के ही उदाहरण है। वोल्टीय सेल हो गया, वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल, ये सब किसका प्राथमिक सेलों का उदाहरण है। देखिए, वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, सारा का सारा प्राथमिक सेलों का उदाहरण है ना। द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल से पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो द्वितीयक सेल को पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को फिर से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 में, वोल्टीय सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। तो वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 में एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था, एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। लेक्लांसे सेल भी हमारा प्राथमिक है और डेनियल सेल भी हमारा प्राथमिक है। शुष्क सेल भी प्राथमिक है, ठीक ना। एक हमारा द्वितीयक सेल क्या हो जाएगा? तो हमारा जो है रासायनिक से विद्युत से रासायनिक, रासायनिक से फिर विद्युत। लेक्लांसे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा का आवश्यकता होती है। जैसे विद्युत घंटी, घंटी में बस रुक रुक के होता है, वहाँ पे टेलीफोन में हो गया। यहाँ पे लेक्लांसे सेल है ना, लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे रुक रुक के क्या किया जाता है, तो थोड़े समय के लिए विद्युत धारा का आवश्यकता होती है। जैसे विद्युत घंटी हो गया, टेलीफोन हो गया, है ना। ध्यान रखिएगा, लेक्लांसे सेल वहाँ पर लगाया जाता है। वोल्टीय सेल एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था, इसका आविष्कार 1799 में। देखिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल EMF क्या होता है? तो सेल द्वारा एक कूलम आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक ना। विद्युत वाहक बल का मान और विभवांतर से सदैव अधिक ही होगा। क्या होगा? विभवांतर से सदैव अधिक होगा विद्युत वाहक बल। देखिए, कह रहा है कि सेल के द्वारा एक कूलम आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर जब लगा लेगा ना, कूलम पूर्ण चक्कर लगाने हेतु जो सेल द्वारा खर्चा किया जाएगा, ऊर्जा लगाया जाएगा, वही ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है एक चक्कर लगाने में। मतलब कि EMF मतलब एक चक्कर लगा लिया, जितना एनर्जी लगाया सेल, तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिएगा, सेल का जो अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? तो देखिए, सेल के विद्युत अपघटय द्वारा विद्युत का जो अपघटय होता है, टूटना, विद्युत का टूट के जो द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यदि V एवं I क्रमशः विद्युत वाहक बल, विभवांतर व धारा के सूचित करें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? r = E - V/I। सेल की क्षमता देखिएगा, एफिशिएंसी ऑफ सेल। किसी सेल की दक्षता सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य उसी सेल के द्वारा किए गए कुल कार्य का अनुपात होता है। सेल की दक्षता क्या हो जाएगा? तो सेल द्वारा किए गए अब लाभदायक कार्य बट्टा उसी सेल द्वारा किए गए कुल कार्य। अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा बंद परिपथ में ध्रुवों के बीच का विभवांतर V हो तो सेल की दक्षता हमारा V/E हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कुल सेलों का संक्षिप्त विवरण। देखिएगा, वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, ये सारा का सारा हमारा क्या है? प्राथमिक सेल है। देखिएगा, वोल्टीय सेल जो होता है इसमें एनोड होता है तांबा का, कैथोड होता है जस्ता का। सब में जस्ता कैथोड होता है, ध्यान रखिएगा। कैथोड जस्ता ही होता है। कैथोड क्या होता है? कैथोड जस्ता ही होता है। ये दोनों को छोड़ दीजिए। कैथोड जस्ता होता है, एनोड बदलते रहता है। एनोड में देखिएगा 3 गो कार्बन होता है। पहले लेक्लांसे सेल जो रुक रुक के वाला है, लेक्लांसे में कार्बन होगा एनोड। शुष्क सेल में भी कार्बन होगा, लेक्लांसे शुष्क। और क्या है? बाइक्रोमेट सेल, बाइक्रोमेट सेल में भी कार्बन होगा जो एनोड में रहेगा। दूगो में तांबा है, मात्र दूगो में तांबा है। कौन में तांबा है? तो वोल्टीय सेल में तांबा है और डेनियल सेल में तांबा है। जिसे वोल्टीय और डेनियल दोनों में य लगा है ना, तो वोल्टीय और डेनियल, वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में तांबा लगा हुआ है। वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में क्या लगा है? तांबा लगा है एनोड में। बाकी लेक्लांसे सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया और बाइक्रोमेट सेल हो गया, इसमें एनोड में क्या लगा है? तांबा लगा है। बाकी कैथोड में देखा जाए ना, तो कैथोड में सब में जस्ता है। क्या है? जस्ता है। कैडमियम सेल में तो कैथोड में कैडमियम होगा और एनोड में पारा होगा। सीसा संचायक सेल में लेड पेरोक्साइड सीसा ही होगा और स्पंजी लेड इसमें होगा। क्षारीय संचालक सेल में क्या होगा? निकेल हाइड्रोक्साइड होगा, OH हमारा क्षारीय है और लोहा हमारा होगा इसमें क्षारीय वाला में कैथोड की तरफ। और ये हमारा क्या कर रहा है? विद्युत अपघटय जब किया जाता है तो अनुगंधक का अम्ल में डाइल्यूट H2SO4 जिसको बोला जाता है। विद्युत वाहक बल हमारा हो जाता है 1.08। आंतरिक प्रतिरोध हमारा 2.2 से 4 ओम। वोल्टीय सेल में, लेक्लांसे सेल में नौसादर का घोल विद्युत अपघटय से कराया जाता है तो विद्युत MnO2
डेक्लोजराइज, और EMF 1.46 पहुँचाता है। 2 से 4 इसमें भी क्या आता है, प्रतिरोध ओम होता है। नौसादर का तेल, नौसादर का पेस्ट, अनुगंधा का अम्ल, H2SO4 याद रखना है बस, H2SO4 है सब में, है ना, इतना ध्यान नहीं बढ़ाना है इसको। नीचे देखिए कह रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग छोटे कैलकुलेटर में करते हैं। सिल्वर जो ऑक्साइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है लंबे समय तक, इसीलिए इसका प्रयोग कैलकुलेटर, छोटे छोटे कैलकुलेटर में किया जाता है, क्योंकि इसकी दक्षता क्या होती है, बहुत अधिक होती है सिल्वर ऑक्साइड का। कैलकुलेटर में कौन सा बैटरी उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग किया जाता है कैलकुलेटर में, क्योंकि इसकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है सिल्वर ऑक्साइड का। ध्यान रखिएगा, सिल्वर ऑक्साइड का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।